एंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच पूरे विश्व में आज चर्चा इस बात को लेकर है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो हर सुबह उठकर एक नई बात कह देते हैं, क्या वो वाकई इस युद्ध का अंत चाहते भी हैं। ये बात सही है कि युद्ध में अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने ईरान मुकाबला कर रहा है। ईरान को झुकाने का राष्ट्रपति ट्रंप का एक भी दांव अभी तक कारगर नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि ईरान किस कीमत पर यह युद्ध लड़ रहा है। ईरान से ज्यादातर वही खबरें बाहर आ रही हैं जो वहां की इस्लामिक सत्ता दिखाती है, लेकिन टॉप लीडरशिप के सफाए और ईरान की बर्बादी की दास्तां छिपाए नहीं छिपी है। ऐसे में क्या ईरान युद्ध में ईंट से ईंट बजाने की जिद को छोड़कर हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था? क्या ट्रंप से डील कराने के सामने अब सही ऑप्शन यही है कि एक डील की तरफ बढ़ा तो जाए? ऐसे में अगर उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची बार बार यही कहते हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी, हमें युद्ध विराम नहीं करना है, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? क्या ये युद्ध यूं ही चलेगा? इसीलिए आज का विषय हमने रखा है, जिस तरह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इस वक्त उतारू है ईरान को बर्बाद करने के लिए, तो ये सवाल बहुत लाजमी है कि क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मोशन दिलचस्प है, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ इस हिस्से का स्वागत। जो ये मानता, आप भी बजाइए इनके लिए ताली। जो ये मानता है कि ईरान का जिद उसे बर्बाद नहीं करेगा, मतलब आप लोग मान रहे हैं कि ईरान का स्टैंड सही है। जोश के साथ बोलिए, कन्विंस्ड है ना? और ये सफेद वाले वो शांति प्रिय पक्षी हैं जिनको दोनों दुनिया अच्छी लग रही है। लड़ना है लड़ लो यार, रुकना है रुक लो, ऐसे ही है जी? या दोनों को सुन के मन बदलोगे? और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि ईरान का हट उसके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब आइए मंच पर बुलाते हैं सबसे पहले अपने तीनों जजेस को। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। बहुत बहुत स्वागत है। सेना के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, कूटनीति के क्षेत्र से लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो कि फॉर्मर डीजी है इन्फेंट्री के इंडियन आर्मी के। तालियों के साथ आपका स्वागत है। सुरेश गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एमईए के। सर, आजकल आप दोनों की कीमत बहुत बढ़ गई है। और हमारी सहयोगी गीता मोहन, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गीता मोहन दिन रात युद्ध की कवरेज लगातार कर रही है, तो हमने इन्हीं के लिए, उनके कहने पर उनके लिए स्पेशल ब्लैक कॉफी मंगा दी है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल यही हो रहा है पत्रकारों के साथ, जागते रहो। पता नहीं ट्रंप क्या कर दे, पता नहीं ईरान क्या कर दे, और पता नहीं नेतन्याहू साहब क्या करने पर उतारू हो जाए। अब चलिए वक्त जाया किए बिना सबसे पहले बुलाते हैं अपने दोनों पहले वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो अपने टीम लीडर भी होंगे। इनको दो वक्ता और मिलेंगे। और दूसरी तरफ से मेजर जनरल के सिन्हा, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ बैठ जाइए सर, पहली कुर्सी पे। आप दोनों को ही अपनी टीम में दो दो और वक्ता मिलेंगे और फिर आपको जनता को कन्विंस करना है। आज का मोशन बहुत दिलचस्प है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक आर्मी के, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि वो इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि भारत सरकार की पोजीशन भी इस वक्त यही है कि वो ईरान से भी रिश्ता चाहते हैं अच्छा रहे, और उसके साथ इजराइल अमेरिका से भी। बहरहाल अपने अगले दो वक्ताओं को अब बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी में भी कुछ दिन रहे, अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ एनालिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी अपनी टीम में मोर्चा संभाल लीजिए। और हर्ष जी, पिछली बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था आपके साथ। आशुतोष जी ने आपके पुराने ट्वीट निकाल दिए और फिर उसके बाद से आपको समझ ही में नहीं आया कि मैं किस टीम में हूं। लेकिन अब अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। स्वागत कीजिए तालियों से दो खास मेहमान, हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, और मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। नेता तो क्या ही नारे लगवाएंगे, इनको देखिए, नारों के साथ एंट्री हुई है और उनको पता है कहां पर नमस्ते करना है। जजेस को पहले नमस्ते किया इन्होंने।
ऑडियंस से नारे लगवाए और जजेस को नमस्ते किया। एक बार फिर से आपको नियम बता देते हैं। हर वक्ता को 2-2 मिनट का समय मिलेगा जिसमें उन्हें अपनी बात रखनी है। टीम के तौर पर भी खेलना है क्योंकि आपको अंत में ये जनता तय करेगी कि किस मोशन पर वो ज्यादा जा रहे हैं, किधर वोट ज्यादा जा रहा है, ये वोटिंग करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको एक रिबटल राउंड भी हर वक्ता को 1 मिनट का मिलेगा। जजेस के भी सवाल होंगे और ऑडियंस से भी हर हिस्से से एक सवाल हम लेंगे। इसी के साथ तालियों के साथ आज हमने सोचा कि थोड़ी बाजी पलट देते हैं। दुबे जी, अगर आपकी इजाजत हो तो जो आखिरी 2 वक्ता है उनसे शुरुआत करना चाह रही हूँ, ठीक है? चलिए, मोशन सेट करने के लिए मोहम्मद फैज खान साहब आइए, जल्दी से आइए। आइए भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। हमने सोचा कि आज जिनको प्लेइंग 11 में नीचे रखा गया है उन्हीं की से ओपनिंग करा दी जाए। मोहम्मद फैज खान साहब, इस विषय पर कि क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। आदरणीय अंजना जी, जिसमें लचक है उसी में जान है। अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान है। और अकड़ चाहे ईरान में हो, हट चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में हो, किसी का भी हो, अकड़ और हट हर व्यक्ति को ले डूबता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि सबसे बढ़िया पॉलिसी भारत की है गुट निरपेक्षता और पंचशीलता की। अब मैं एक बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारत में एक धार्मिक समूह है जो कि धर्म प्रमुख होने के नाते ईरान को अपना आइडियल मानता है। ठीक है साहब, आप ईरान को अपना आइडियल माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस आड़ में हमारी सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश की जनता को और भारत को अब शब्द नहीं कहिए। आप जहां का खाते हैं आपको वहीं का गाना पड़ेगा। ये नहीं खाएंगे यहां का और गाएंगे गाजा, फिलिस्तीन और ईरान का। बाकी ईरान में मानवीयता के नाते कोई सहायता की जरूरत पड़ती है, इजराइल में हम लगातार उसके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अंजना जी, आपको मुझसे कुछ तकलीफ है तो बात कर लेती। अरे संवाद ही समाधान होता है। यदि आपको अरब देशों से कोई तकलीफ थी तो पहले संवाद तो कर लेते। आप सीधा बम मारने लग गए। इजराइल ने यदि खामनेई साहब को मारा तो अरब देश आपके आसपास हैं, उनसे संवाद कर लेते। सीधा हमला करना ईरान का अपना ही नुकसान करने के बराबर है। हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना अपना नुकसान करने के बराबर है। एक गॉड्समैन हुए हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया और जब उन्हें पकड़कर पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा पूजा करने का यही तरीका है। बदतमीज आदमी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन से ही मदद लेकर आप कौन से इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए क्योंकि मैं भी एक भारतीय मुसलमान हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यदि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती को अपना समर्थन देंगे तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। भाई, अपनी अपनी टीम के लिए आप लोग तालियां बजाए कीजिए, जोश बढ़ाइए। गुलाम सरवर साहब, क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट फैज भाई पूरे 2 मिनट में बाउंड्री से बाहर रहे, बाउंड्री के अंदर आए ही नहीं। सब्जेक्ट ये है कि क्या ईरान का हट उसको ले डूबेगा। मैं समझता हूँ ये ईरान का हट है ही नहीं, ये ईरान का एक क्लियर पोजीशन है। और फैज भाई को पता नहीं चिट्ठी ईरान ने क्यों नहीं लिखी, मुझे ये बात पता नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले बता देना चाहिए था सऊदी को, कतर को, बहरीन को, ओमान को, मस्कत को, अबुधाबी को, दुबई को, सबको पहले एकदम बता देना चाहिए। बैठ के मीटिंग कर लेनी चाहिए, उनके साथ नाश्ता भी कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई, ईरान क्लियर शुरू से कह रहा है, बार बार कह रहा है, ये आप उसका हट कह रहे हैं या उसको उसकी पुरानी रट आप कहिए, इसको हट नहीं कहिए, पुरानी रट है। क्लियर लाइन है ईरान का कि भाई हम इस क्षेत्र में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो इजराइल ने बैलेंस बिगाड़ा है अमेरिका की शह पे। और आज जब हम आपके आज तक पर बात कर रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कहूंगा दिन तो नेतन्याहू भी कहेंगे दिन, मैं कहूंगा जंग बंद तो नेतन्याहू भी कहेंगे जंग बंद। दैट मीन्स अमेरिका ही खलनायक है असल। इसका मतलब पर्दे के पीछे अमेरिका, अमेरिकी बेसेस और अमेरिका के हितों पर अगर ईरान नहीं करेगा चोट तो फिर ईरान क्या करेगा, आप इसको बता दें जरा। इसलिए मैं ये मानता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि ये ईरान का हट नहीं है,
ये ईरान का रट है जो बार बार वो रट रहा है। लेकिन अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो ये मेरी गलती है। हमें समझना चाहिए, चाहे वो मानवीय दृष्टिकोण हो या लीगली अगर बात हो या फिर सोशल आप कुछ कहना चाहते हैं, हर हाल में ईरान के तमाम पक्षों का हम इसलिए समर्थन करते हैं कि ईरान ने इस जंग में कहीं भी शुरुआत नहीं की है। आज भी वो सिर्फ डिफेंस कर रहा और ओनली डिफेंस कर रहा। वाह, जबरदस्त। दोनों ने एकदम ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली। नहीं, मुझे पता था आप माना नहीं आपका दिल। मानेंगे इसलिए नहीं भाई, जब मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। संवाद किए बिना किसी देश पर हमला करना, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो सोचिए, आप ईरान का पक्ष ले, मैं भी ईरान के पक्ष में हूं मानवता के नाते, लेकिन संवाद क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते? मेरे कहने का ये अर्थ, इजराइल ने मारा ना, आप जाके अरब से बात करते, बहरीन से बात करते, आप जाके कुवैत कतर से बात करते। अरामको में मार रहे हैं, अरामको सबसे बड़ी तेल कंपनी दुबई एयरपोर्ट पर मार रहे हैं। भाई आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, छोटा सा रिबटल फिर आप दोनों प्रस्थान कीजिए। संवाद के लिए सारे लोग जानते हैं, 4 लोग बैठे हैं। कहां बैठे हैं? संवाद कितना डिरेल है, किसको मीडिएट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है? भारत के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए तो चिंता का विषय यह है कि मतलब बंदर के हाथ में नारियल। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं मीडिएट करने के लिए, पहले तो अमेरिका पर सवाल है। उसको हम मध्यस्थता के लिए भारत का चयन करना चाहिए था, उसको मध्यस्थता के लिए किसी और देश को चुनना चाहिए था। जिस देश पर आतंकवाद का आरोप लगातार लग रहा है, आतंकवाद के पोषण का आरोप लग रहा है, उस देश को आप मध्यस्थता के लिए नियुक्त करते हैं। बहुत अच्छा टाइम दोनों का हो गया। चलिए, आप दोनों ने बहुत अच्छा बुलाया। आप थामिए, अभी रिबटल राउंड मिलेगा। मेजर जनरल के सिन्हा और अभय दुबे जी जल्दी से आ जाइए। तो चलिए, मेजर जनरल के सिन्हा, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। जो विषय है थोड़ा बेईमानी है। क्या ईरान की हट उसे ले डूबेगा? इसके 2 पहलू हैं, इसको समझिएगा। जो उसने 7 अक्टूबर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास, हुल्ला, हूती, ये उसको लू डूबेगा। और ये प्रधानमंत्री ने इजराइल के पार्लियामेंट में कहा था कि हमास और भारत इसी पे खड़ा है। मैं भारत की तरफ से बोल रहा हूं। मगर दूसरी चीज, क्या उसका जो है हट अभी दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से वो पूरी दुनिया को ही ऊपर ले जाएगा, मेरा यह मानना है। क्योंकि वो एक कहते हैं कि आप खड़े होते हैं हेजेमोनिक बिहेवियर में। तेल और चीन इरादा है अमेरिका का कूदने में ईरान का, और वो जिस तरह से खड़ा आज हुआ है, जिस तरह से आज की ये 24 जो हुई है 28 फरवरी के बाद, ईरान की स्टैंड एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं मिलिट्री से बिलोंग करता हूं। एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वॉर। यदि आप हमारे पे हमला करेंगे, हम उन चीजों में हमला करेंगे चाहे कोई हो। तो मैं मानता हूं उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू में ईरान इज रॉन्ग और उसको ये हट धर्म छोड़ना पड़ेगा। आज भी नहीं छोड़ रहा है। वो जो आतंकवाद है उसका एपी सेंटर यदि आप बन कर निकलेंगे, पाकिस्तान होता था, आज उसकी आदि। और मेरे ख्याल से आज आने वाले समय में ईरान की पूरी सत्ता रिजीम इस चीज को जान चुकी है। हाँ, उससे कैसे एग्जिट करेंगे आपके ऊपर। मेरे ख्याल से एक 15 पॉइंट में 1 पॉइंट ही सही है, और वो मांगते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो आप सपोर्ट करते हैं, इसको छोड़िए। और मैं मानता हूं ये हट धर्म उनको छोड़ना होगा। दूसरा, जो हट धर्म आपने अपनाया है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, वाह, जबरदस्त। भाई यहाँ पर टीम लीडर थोड़ा हिचकोले खा रहे हैं, दोनों तरफ के हिचकोले वो खा रहे हैं। दिलचस्प है, ठीक है सर। चलिए, अभय दुबे जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सभी दोस्तों, आपने अब तक जितने वक्ताओं को सुना, एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। आपके गले में लाल दुपट्टा, आपके गले में नीला दुपट्टा और कुछ सफेद दुपट्टे वाले। क्या हम अमेरिका के नेतृत्व को लाल दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? क्या ईरान के समर्थक होने को नीला दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? क्या न्यूट्रलिटी को लेकर सफेद दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? आज हम सबके गले में भारत के तिरंगे का दुपट्टा होना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रलिटी में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लोग हैं। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री से मुझे शिकायत है, जो इजराइल में जाके कहते हैं कि हम इजराइल के साथ फर्मली, फुल कन्विक्शन के साथ एट दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड खड़े हैं, और उसके 36 घंटे के अंदर ये युद्ध का शंखनाद वो कर देता है।
या तो भारत की सरकार को धोखे में रखा गया या भारत की सरकार के नेता, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी ने इस देश को धोखे में रखा, क्योंकि 1 करोड़ लोग उस मिडिल ईस्ट में हमारे रहते हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप? किस बात को लेकर शुरुआत हुई थी? 3% इस एनर्जी का सप्लाई सिर्फ ईरान करता था इस युद्ध के पहले। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि आज अमेरिका, इजराइल ने इस युद्ध के बाद उसको 20% एनर्जी का हकदार बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से पूरे विश्व का की 20% एनर्जी निकलती है और वो उसका मालिक बन बैठा है। तो ना तो ईरान का वहां इख्तियार को हम स्वीकार करते हैं, ना अमेरिका के इस व्यवहार को हम स्वीकार करते हैं, ना इजराइल के। और अमेरिका और इजराइल नहीं कहूंगा, वहां के नेता कहूंगा मैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में ना तो नेतृत्व है, ना उनका निर्णय ठीक है, ना उनकी नीयत है और ना उनकी नीतियां ठीक है। आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या किया प्रधानमंत्री? आप जब सरकार में आए थे तो 3 हमारे एसपीआर थे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे। उसके बाद आपने एक भी नहीं बनाया जो आपको विरासत में मिले थे प्रधानमंत्री जी। आज आपने ये स्थिति कर दी कि विश्व गुरु बनते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, गजब। पूरे देश में अरे हो गया, बहुत अच्छा बचा। कोई सवाल है आपका? अभय जी, एक चीज बताइए, आपके विचार से अगर यूएसए को या ट्रंप साहब को या नेतन्याहू साहब को लगता है कि भारत का रिजीम सही नहीं है या चीन का रिजीम सही नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो क्या उनको वो रिजीम चेंज करने का इख्तियार है? क्योंकि जो ईरान पर हमला किया गया उसकी जो पहले वजह बताई गई कि वो ईरान का रिजीम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा भी है, आप लोगों का है गीता? पूछे सर, तीनों सवाल पूछ लीजिए, एक साथ ही जवाब। अंजना जी, आपने जो विषय रखा है, हाँ। जरा एक तो विषय दोहराएंगी आप, जिसे समझ। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? जो वो जो बाकी खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, या आराघची कह रहे हैं कि हमको युद्ध विराम नहीं चाहिए, हम अमेरिका पर विश्वास है। क्या ईरान का हट उसको ले डूबेगा? सब्जेक्ट है। अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने इस पर कोई बात नहीं की। एकदम सही कहा है सर आपने। पहली बात, ताली बजाइए। सर एक मिनट, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप सुन लीजिए जरा। हाँ। एक तो पहला सवाल जो था उसका जवाब अभी तक किसी ने सही तरीके से नहीं दिया है। दूसरा सवाल मेरा सब पैनलिस्ट से ये है कि एक लड़ाई में पुरानी कहावत है कि देयर इज नो रनर्स अप इन वॉर। लड़ाई में कोई रनर अप नहीं होता। क्या नहीं, जैसे एथलेटिक में नंबर 1 पोजीशन आ गई, नंबर 2 पोजीशन आ गई, नंबर 3 पोजीशन आ गई। लड़ाई में या तो आप विनर हैं या लूजर हैं, कोई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है। बिल्कुल। तो मैं स्पीकर्स जितने हैं आपके, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस पर अभी इन्होंने कोई जिक्र किया नहीं है, कि इस लड़ाई में विनर कौन है और लूजर कौन है। इसका जवाब मुझे सुनना है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इसमें लड़ाई में विनर कौन हुआ और लूजर कौन हुआ। गीता, बस ये सिंपल क्वेश्चन। आई एग्री विद जनरल सहिया कि किसी ने मुद्दे पे बात नहीं की। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा या नहीं? आई जस्ट वांट एन आंसर। क्या जिद ले डूबेगा या नहीं? ये जिद है या डिग्निटी? ठीक है, एक मेरा छोटा सवाल है, वो भी ऐड कर लीजिएगा। एक बार एक नैरेटिव चलाया गया विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए तो उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया, क्योंकि आपने भी कहा कि क्या उन्होंने देश को इस युद्ध के बारे में अंधेरे में रखा। तो पहले आप लोग कहते थे कि ट्रंप यहां सुलह करवा रहे हैं सीज फायर पे, अब ट्रंप मोदी से पूछ के अटैक कर रहे हैं, मोदी को बता के नेतन्याहू बता के अटैक कर रहे हैं। मतलब आपका क्या कह रहे हैं आप? ऐसा विश्व में आपका समय दे देते हैं आपको इस बार, 1 मिनट कर। अच्छा ठीक है, बोलिए। विश्व में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी देश के प्रमुख के जाने के 36 घंटे बाद युद्ध होता हो तो या तो वो सरकार को इस बात की आलोचना करनी चाहिए थी कि हमको अंधेरे में रखा, क्योंकि हमारे 1 करोड़ लोग उस मिडिल ईस्ट में रहते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस में से 60% हिस्सा हमारा आता है। मैंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की सीना साहब। मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश की सरकार से कि ये बताइए, ट्रंप ने कहा कि ईरान से आप क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी आपने बंद कर दिया। आपने कहा रशिया से लेना बंद कर दीजिए, आपने बंद कर दिया। आपने कहा चाबहार छोड़ दिया। जवाब ही नहीं दे रहे, जजेस भी कह रहे हैं सर ये तो रोज 6 बजे आप बोलते ही हैं ये सब। देखिए, मेरी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कम से कम रोक मत लगाइए। अगर मैं सरकार की समालोचना कर रहा हूं, तो ये मेरा हक है। मैं नहीं चाहता, मैं इस डिबेट को जीतने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने देश का पक्ष रखने के लिए आया हूं। सिर्फ 2 दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। अगर मैंने ये आरोप लगाए हैं तो ये 2 दस्तावेज हैं।
जब ईरान के विदेश मंत्री 2012 में 8 मई को हिंदुस्तान आते हैं और हिलेरी क्लिंटन आती है यह संदेश लेकर भारत में कि आप ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, तब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार का, एक पत्रकार ने पूछा, मैं इस चैनल पर उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2 पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल तय करती है कि किस देश पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह उनके सम्मुख कहा हमारे भारत की सरकार ने। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी और यह सरेंडर सरकार हर मोर्चे पर अगर सरेंडर करती है तो मेरा हक है, मैं डिबेट जीतने के लिए नहीं, देश का पक्ष रखने के लिए। सब्जेक्ट पे तो बोलिए भाई साहब, अगर डिबेट का मुझे ये बताइए, क्या अमेरिका का ईरान पर नियंत्रण भारत के पक्ष में है? आप कहते हैं ईरान अपनी हठधर्मिता छोड़े, तो क्या यह बात अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए नहीं सही है? क्या यह लड़ाई सिर्फ पेट्रो डॉलर की लड़ाई नहीं है? आपने कहा कि हम उनका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, ये तो जून में 25 में भी आपने जवाब दिया था। सर, जवाब मिल गया, हम लोगों को मिल गया, हमने तबाह कर दिया। तो ना ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ठीक है, ना इजराइल और अमेरिका का व्यवहार ईरान के साथ ठीक है। आप भविष्य के भारत को ये एक रास्ता तय करना पड़ेगा और अब वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होगा इस युद्ध के बाद, याद रखिएगा। तो तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए आशुतोष जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब देखिए आप लोग क्लोजिंग टच देने आ रहे हैं, प्लीज विषय पर रहिएगा। क्या ये हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, निश्चित तौर पर अंजना जी, इसमें कोई संदेह नहीं है और दुनिया को बहुत साफ साफ दिख रहा है। मुझे लगता है दुनिया से ज्यादा ईरान के लोगों को ये दिख रहा होगा। और जब हम ये बात करते हैं कि ईरान को उसका हट ले डूबेगा, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे अभी एक फैक्ट ही गलत रखा गया कि 20% जाता था ईरान, अब उसका कब्जेदार हो गया। फैक्ट ये है कि 100 जहाज गुजरते थे तो आज 5 जहाज गुजरते हैं, तो कहां रह गया भाई? कम से कम फैक्ट की बात कीजिए। किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ? दुनिया के दूसरे देशों का भी, लेकिन ईरान का भी नुकसान हुआ। ईरान की टोटल इकोनॉमी में 25% है जो ऑयल इकोनॉमी है, उससे जो इतर 75% इकोनॉमी थी उसका कोई लेने देने वाला नहीं। 10,000 से ज्यादा इमारतें खत्म हो गई। कितने लोग मरे हैं ये तो जब बाद में फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तब समझ में आएगा। वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के लोगों के एक तरह से उनके जीवन से जुड़े हुए थे, वो सब के सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। ईरान ने अपने आसपास के हर पड़ोसी देश को अपना इतना पक्का वाला दुश्मन बना लिया है, फिर वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, सबके यहां जरूर अमेरिका के बेसिस से, लेकिन उनमें से कोई भी ईरान के ऊपर हमला ना तो कर रहा था ना तो करने की नीयत थी, क्योंकि वो दुनिया के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखते हैं। वो दुनिया के लिए पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह दिखते हैं। और कमाल की बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान तो उसने तो हमला किया नहीं था 28 फरवरी को, कोई 7 अक्टूबर की याद दिलाता है जो हमास के लोग घुसकर इजराइल में जो मारते हैं। लेकिन उससे भी पीछे जाइए ना, जिसने पूरी की पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, जिस पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ भारत का रिश्ता है, वो ये सिविलाइजेशन नहीं है भाई, वो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, ईरान ले डूबेगा सिर्फ अपने को नहीं, ईरान ले डूबेगा उस गल्फ के पूरे चमकते हुए स्पेक्ट्रम को, जिसको लेकर दुनिया में कहा जाता है कि ये एक मॉडल है। वो मॉडल ध्वस्त होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उसका बुरा परिणाम भारत सहित हर देश पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उस ईरान में जहां महसा अमीनी 2022 में गायब हो गई। आज तक पता नहीं चला, दुनिया के सारे मानवाधिकार के लोग, सारे नारीवादी लोग गायब हो गए। चलिए वो भूल गए तो 2026 में अभी प्रोटेस्ट कर रही थी मलिका अजीजी, उसको तो याद कर लीजिए। ईरान सबसे ज्यादा अपने लोगों के ऊपर बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आपके विषय पे बोलने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी दुनिया में धर्म आधारित राजनीति हुई है, उस देश का बंटाधारी हुआ है। वो चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, बाकी का मैं टेस्ट छोड़ देता हूं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है बातचीत नहीं हो रही, क्या दुनिया 1945 के विश्व युद्ध के पहले की स्थिति में जाना चाहती है, जहां माइट इज राइट। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं किसी दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता। मैं वेनेजुएला में घुसूंगा और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके उनकी पत्नी के समेत लेके आ जाऊंगा। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं ईरान के अंदर घुस जाऊंगा और ईरान के अंदर घुस के उनका जो सुप्रीम लीडर है उनका कत्ल कर दूंगा। क्या इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यह नहीं रुका तो फिर दुनिया अगले तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है। जंगल राज पूरी तरीके से आ जाएगा। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जब जून के महीने में हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे
तब आपने बातचीत पूरी तरीके से छोड़ के हमारे पर हमला कर दिया। जब फरवरी के महीने में हम बातचीत कर रहे थे और 3 शर्तें हम मानने के लिए तैयार थे कि हम अपना परमाणु जो हथियार है उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम वो उसके लिए हम तैयार, उसकी एजेंसीज आके वहां चेक कर ले। ईरान कह रहा कि भाई हम बातचीत कर रहे थे, हम टेबल पे थे और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज क्या गारंटी कि मैं आपकी बात को मान लूं, कल आप मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे? इसकी कौन गारंटी देगा? क्या कोई गारंटी देगा? कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो यही तो कह रहा है कि हम इस युद्ध के एग्रेसर नहीं है, हम विक्टिम है इस युद्ध के। और एक बात समझना पड़ेगा, जो रोल इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं उनको मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, नकबा। नकबा वो शब्द है 1936 के आसपास, जब फिलिस्तीन के गांव उजाड़ दिए गए, बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया गया। लोग भूल जाते हैं इस बारे में, जरा याद रखिएगा। आज अगर अमेरिका को इजराइल को इजाजत दे दी गई तो कल हिंदुस्तान में भी यही होगा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के क्लोजिंग बैट्समैन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो? मेरे मन में आज जज साहब से एक सवाल है। ठीक, जज साहब से सवाल पूछो। सर विषय पे तो रहा ना? जी बिल्कुल। गुड वन। नतीजे का इंतजार कीजिए ना, जल्दी नतीजे का इंतजार कीजिए। I have अब a जजेस के question. साथ Can I प्लीज just- पूछिए और फिर छात्रों के क्वेश्चन लिए फॉर हर्षवर्धन हियर। आपने कहा कि कोई ईरान को नुकसान हुआ है इस पूरे जंग में ऑयल को लेकर, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक ईरान अनसैंक्शन था। इस युद्ध के बाद ईरानियन ऑयल अनसैंक्शन हो गया, तो कैसा नुकसान हुआ? नहीं, मुझे लगता है गीता जी आप तो चूंकि इकोनॉमिक और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों को जानती हैं, तो इस सवाल की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। 5% अब टोटल वहां से जो शिप गुजरता है, जितने भी केपलर हैं दूसरे हैं, सब पे 5%, यानी 100 गुजरता था तो 5। उसके कौन खरीदार हैं? अभी भी उसका खरीदार चाइना है, पहले भी उसका खरीदार चाइना था। आप उस डेटा पर जाएं तो ईरान जो तेल बेचता था आज उससे लगभग 60%, मतलब 100 बेचता था तो 60 ही बेच रहा है। ऑन द हाई सीज जितना भी ईरानियन ऑयल है अब वो लीगली बिका है इन चाइनीज युआन, तो ईरान नुकसान में नहीं है। ईरान का आपका जो ब्लैक में बिक रहा था अब इट इज कोशर। आयरॉनिकली आई एम यूजिंग द वर्ड कोशर। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ मैम मेरा देखिए, सवाल मुझे लगता है कि इस पूरे ठीक है, एक युद्ध सेकंड में रुक जाइए आशुतोष जी, आप ही दोनों खड़े हैं, जल्दी से। मेरा सवाल उनसे था, आपने कहा ईरान खुद को डिफेंड कर रहा है। दुबे जी से? हाँ नहीं वो जो सबसे, सरवर साहब से। अगर ईरान खुद को डिफेंड कर रहा, मतलब खाड़ी देशों पर हमला और हार्मुज स्ट्रेट दक्षिणी एशियाई देशों के व्यापार को प्रभावित करना, अगर ये डिफेंड कहा जाता है तो उसका अटैक क्या होगा? अटैक किसको कहते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा। इधर से बीच से कोई शांति प्रिय पक्षी जो है, जितने शांति प्रिय पक्षी हैं, कोई सवाल नहीं है आपके मन में? कोई सवाल नहीं आ रहा आप लोगों के नीले हिस्से से? वाह, आज तो गजब ही है। तो मैं ही एक सवाल जोड़ देती हूँ कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग विदाउट टेकिंग साइड्स फैक्ट्स पर बात करते हैं, करोड़ रुपए का नोट छापना पड़ रहा है जिसका वैल्यू 713 रुपए है। चावल, दाल, एक एक चीज की कीमत, मतलब आम ईरानियों के एक्सपेंस पर आप इस युद्ध को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको अमेरिका को सबक सिखाना है, खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं, हॉर्मुज को हथियार बना रहे हैं। जवाब अंजना जी, मुझे लगता है कि आपका सवाल बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि यहाँ ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया, यहाँ ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया। और किसी भी, ये दुनिया का पहला सिद्धांत है सेल्फ डिफेंस। आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अपनी गर्दन कटवा दूं? नहीं, दूसरे की नहीं काटेंगे ना। एक सेकंड, काउंटर है सर। जैसे जो उस बच्चे ने बोला, ठीक है आप मेरी गर्दन काट रहे तो मैं आपकी काटूंगी ना, सॉरी इधर। हाँ, मैं उसका तो नहीं काटने लगूंगी, तू इधर आ, तेरा गर्दन काटना है, आप मेरी ये उसका सवाल था। आप मेरी गर्दन काटना, अगर आप मेरा काटेंगे तो मैं देखा सहर्ष जाएगा। अपनी गर्दन आपके सामने मेरे- रखूंगा। मेरे- Can I come in over here? Can I लेकिन just please आशु, अटैक का ऑपोजिट डिफेंड नहीं होता है, अटैक का ऑपोजिट होता है रिटेलिएशन इन जियोपॉलिटिक्स, और ईरान रिटेलिएट कर रहा है। पर किसको? डिफेंड नहीं कर रहा। यूएस बेसिस, यूएस को नहीं कर सकता ना, तो यूएस को ही कर रहा है। मैं सवाल का जवाब दे दूं? होटल में वो फिर भी कह रहे हैं, मैं सवाल का होटल में जवाब फिर भी कह रहे हैं कि भाई होटल में आर्मी चली गई है, पर ऑयल रिफाइनरी में कौन सी अमेरिकन आर्मी बैठी है? ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि 6 मार्च को बड़ा खुलासा होगा, और यह भी कहा था कि ईरान जो है अमेरिका की तीनों शर्तें मान गया है। जब तीनों शर्तें मान गया, उसके बाद आपने ऊपर क्यों हमला किया? और दूसरी बात है, ईरान को मालूम है कि वो कभी भी अमेरिका की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ना उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास वो डिफेंस आर्मामेंट है, ना उसके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एक कमजोर क्या करेगा वो?
अपने डिफेंस के लिए जान दे दे, वो पूरा पूरा मुल्क सरेंडर कर दे। क्या ये चाहते हैं आप लोग? जब सऊदी अरेबिया के मिलिट्री बेस से, यूएई के मिलिट्री बेस से, कतर के यूएई बेस से, कुवैत के मिलिट्री बेस से अगर उसके ऊपर हमला होगा तो क्या जवाब नहीं देगा? वो रिटेलिएट नहीं करेगा? वो रिटेलिएट वो क्या कह रहा? वो यही तो कह रहा कि मुझे ये गारंटी दीजिए आप लोग कि मेरे ऊपर आगे हमला नहीं होगा। यही तो कह रहा वो। आप बार बार मेरे घर पे हमला करते रहे हो, मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं बोलूं भी नहीं, मैं पत्थर भी नहीं मारूं। नहीं, किस पे मारेंगे? कहाँ का सिद्धांत है? नहीं नहीं, आप किस पर मार रही हैं तो पूछा जाएगा ना। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा आशुतोष जी। कहाँ का सिद्धांत किस पर मारेंगे ये तो पूछना होगा ना। अरे भाई, यूएसए से इब्राहिम लिंकन है, उस पर अटैक कीजिए ना। आप कहते हैं कि उस पर मेरा मिसाइल जा रहा है, जाके कीजिए। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, आप सभी के पास ऑप्शन है। अगर किसी को अपना गमछा बदलना है इससे पहले कि रिबटल राउंड शुरू करें। फैज खान साहब आ जाइए, सरवर साहब आइए। उस बच्चे का आपसे सवाल भी था, उसका जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है बदलना है, आइए बदलिए। एक ने हिम्मत दिखाई है, और कोई? तो एक लाल गमछा तो एक आपकी टीम से निकला और नीला गमछा। आप भी आइए, आप भी, आप दो ले आइएगा, उनको पास कर दीजिएगा। नीला चाहिए आपको? आपको भी? और कोई? व्हाइट वाले ठीक है सर, तटस्थ हैं एकदम, आज बैठे हुए हैं जम के। चलिए, अब आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होगा, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि ज्यादा लोग शायद आपकी बात से कन्विंस हो, क्योंकि अब ये बहस ऑलरेडी काफी गर्म हो चुकी है। मोहम्मद फैज खान साहब, आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में बच्चे का सवाल सब कुछ मिलाते हुए शुरू होता है अब। अंजना जी, मुझे कांग्रेसी प्रवक्ता की बुद्धिमत्ता पर शक होता है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब इजराइल गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बताया क्यों नहीं कि हम हमला करने वाले हैं? भाई, पद और गोपनीयता की शपथ सबकी होती है। यदि मैं कुछ करने वाला हूं अपने देश के माध्यम से, तो मैं किसी देश के प्रतिनिधि को पहले नहीं बताऊंगा भाई मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं। पहली बात तो डिप्लोमेटिक रूप से गलत है और मोदी जी के प्रति आपकी कुत्सित मानसिकता को प्रकट करता है। और मैं आपको बताऊं, एक ने हमला किया तो मैं अपने पड़ोसी पे हमला कर दूं। अरे, जिसने मुझ पर हमला किया मैं उस पे हमला करूंगा। अपने पड़ोसी पे हमला करना किसी भी तरीके से बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होता है। और आदरणीय अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं, आपको यदि थियोक्रेटिक नेशन बनाना है तो वेटिकन सिटी की तरह 1000 लोगों का थियोक्रेटिक नेशन बनाइए, अंदर हेलेलुया करते रहिए। आप ईरान जैसा नेशन बनाएंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। और ईरान के प्रतिनिधि आज तक पर बैठकर ये कहेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाना मैं अगर बोल रहा हूं तो। लेकिन हमारी पत्रकार अंजना जी ने उन्हें ससम्मान उनकी भाषा में जवाब दिया। आप दादागिरी मीडिया में भी बैठकर कर रहे हैं, तो ये हठधर्मिता आपको ले डूबेगी। आपको समझना चाहिए कि आवाज जो कि तटीय क्षेत्र है, वो अरब बहुल क्षेत्र है। आवाज और बलोच क्षेत्र आपके अंडर में आते हैं, वहां विद्रोह हो रहा है, आप उनको लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जोश पूरा था एकदम। सेकंड राउंड में आके गर्म हुए थोड़े। चलिए सर, बात भी बुलाती है ना, मैं आज पहले बुला ली, इंजन थोड़ा गर्म नहीं हुआ था। चलिए, हमारे बड़े भाई फैज भाई, जैसे किसी मैच में सिक्सर का बॉल जो बाहर जाता है तो उछल उछल के लोग पकड़ते हैं ना, आज फिर अभी दोबारा वही हो गया। बाउंड्री में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जजेस भी इशारा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट पर रहिए, लेकिन लगातार उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर कर रहे हैं। 2 लाइन की सिर्फ बात है कि क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? इसके 2 जवाब है एक तरह से। एक तो वाकई अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहते हैं तो इस्लाम में जितनी कहानियां, चूंकि ईरान इस्लाम की दुहाई भी देता है और इस जंग में सेंटर पॉइंट पर कहीं ना कहीं इस्लाम है भी, तो अगर इस्लाम की दुहाई ईरान देता है तो इस्लाम के इतिहास में एक ऐतिहासिक सुलह है, सुलह हुदैबिया। तो ईरान को सुलह हुदैबिया का मतलब है दुश्मन के सभी शर्तों को बगैर किसी इफ और बट के मान लिया जाए। तो मान लेना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अमन हो जाए और उसकी आवाम को भी और सरकार को भी फिर से उभरने का मौका मिले। दूसरा पॉइंट है कि जो बार बार आप भी कह रही थी कि सऊदी ही उकसा रहा है, कह रहा जब छेड़ा है तो छोड़ो नहीं, तो मैं भी कह रहा हूं ईरान को, भैया जो जो उकसा रहा है वो सबको ठोको और रोको ताकि दोबारा फिर उकसाए नहीं। उकसा के अगर ये काम करेगा तो उसकी आदत को सुधारने के लिए बम बारूद गोला से उसको दबाया ही जाए। एक बात भूलना नहीं चाहिए, वीडियो गेम नहीं चल रहा है ये, मतलब कि उसको ठोको उसको रोको। मौलाना साहब, पिक्चर देखते ही देखते ना हम लोग भी उसी मूड में आ जाते हैं। आदरणीय अंजना जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है फैज खान साहब कि घायल है इसीलिए घातक है। ईरान की ये हालत है। तो सुनो ना, एक काम करते हैं, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है कि महाराष्ट्र में एक पिता से किसी की लड़ाई हो गई, उसके 4 साल के बच्चे को पटक के मार डाला? आप उससे सहमत है क्या? उस वीडियो से नहीं सहमत हो ना?
अरे तो जिससे लड़ाई है उसको मारो ना, घायल हो तो छोटे बच्चे को मारोगे क्या? कहीं भी बम ब्लास्ट करोगे क्या? कुछ भी करोगे क्या? ये क्या तरीका हुआ? घायल है तो कुछ भी कर लेंगे और घायल होने का बहाना बना देंगे। मैं अंजना जी केवल 2 पंक्ति कहना चाहूंगा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी? इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके हमारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तुम लोगों पे शक है मुझे, इनके लिए ज्यादा ताली बजा रहे हो तुम लोग। चलो आप दोनों का फूटेगी नहीं, अब तो शेर का जवाब तो शेर से ही, सवा शेर होना चाहिए। फूटेगी सुबह अमन, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, और ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। दुश्मन भी उधर खानदानी चाहिए। आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। हम लोग सब अब ऑडियंस में नीचे बैठ जाते हैं वाह वाह करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आइए दुबे जी, आइए आइए जनरल सेना। टॉपिक पर जवाब चाहिए आपको सर। अब आपको समझ में आ रहा है रोज डिबेट करने में मेरी क्या हालत होती है। वो पहले से लिख के रहता है सब मामला, इधर भी मतलब उधर भी। चलिए जनरल सेना, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए अंजना जी, मुझे तो शायद जूरी ने ये कह दिया कि मैं आउट ऑफ सिंक हूँ, शायद बात ही नहीं किया कुछ। शायद मैंने ये कहा इस पक्ष में रहते हुए भी कि इसके 2 पक्ष हैं, उसकी हट लगाया हुआ है कि हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप कहिए टेररिज्म का एक बड़ा मुख्य था, उसको नहीं छोड़ेगा तो ईरान खत्म हो जाएगा। दूसरा जो उसकी दूसरी हट है, ये शायद बड़ा डीप है, इसको समझने की चेष्टा हम भारत की तरफ से करेंगे तभी समझ पाएंगे। जो दूसरा हट है, जो उसने ये रट लगा रखा है, जो आज के दिन में वो सबसे सही हट है। यदि ये, और किसी ने कहा कि नहीं पूरे मानवता, ये कौन सी गारंटी है कि ये युद्ध यहां रुक जाएगी? पूरा विश्व युद्ध के कगार पे है। ये कहना कि युद्ध का युद्ध नहीं, युद्ध ही डिसाइड करता है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, और हर एक सदी में ये होता है। ये गलत होना, ये सोच गलत है। ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूं, मगर बात ये है कि ये हट सबसे अच्छी हट है ईरान की, मैं इस पक्ष में होने के बाद भी, क्योंकि ये दुनिया को बदलेगा, नहीं तो हेजेमोनिक बिहेवियर भारत को भी खा जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा, जबरदस्त। दुबे जी, आपका 1 मिनट का बोलने का समय। किसी को कोई सवाल वाल मन में आ रहा हो? नहीं, अभी सब शांत हो गए, इतना पूछ लिया है। दुबे जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, पहले तो ये बात थी उन जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका ने इसी शर्त पर वहां सुरक्षा प्रदान की थी कि वो डॉलर में अपने क्रूड ऑयल को बेचेगा, क्योंकि डॉलर के एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। रशिया ने, भारत ने और ब्रिक्स कंट्रीज ने ये संकल्प लिया कि हमको लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। चाइना और रशिया अपनी लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और ईरान भी ये कर रहा था। तो असली लड़ाई वो है। दूसरी बात जो आशुतोष जी ने कही, अमेरिका के हेजेमनी की, उसके प्रभुत्व की, उसके नायकत्व की, तो बिल्कुल भारत के हित में है वो। नहीं तो अगला हमला आप पर होगा। अभी ट्रंप ने इशारा किया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब आप जो ये ब्रिक्स बैंक की बात कर रहे हैं, अर्थात लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं, अगर ये किया तो मैं टैरिफ 500% कर दूंगा। $500 बिलियन का ट्रेड यूनिलैटरली उसने डिसीजन दे दिया। हमारे सारे निर्णय अमेरिका लेने लगा है। ये भारत के पक्ष में नहीं है। अमेरिका का जो नेतृत्व या प्रभुत्व है वो कम नहीं होगा। तो बहुत अच्छा, आप दोनों का धन्यवाद। आ जाइए, आखिरी राउंड। ठीक है, आपका 1 मिनट का टाइम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब रिबटल राउंड में। देखिए, मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब जिस तरह से ईरान ने इस्तेमाल किया, इसका शायद दूसरा तरीका हो सकता था, लेकिन हट की वजह से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, उन पर मिसाइलें मारी, उन पर ड्रोन मारना शुरू किया। अभी जो ब्रिटेन की अगुवाई में 60 देश बैठे हैं, क्या ये काम ईरान नहीं कर सकता था? या ईरान को इस तरह के रिश्ते बनाने की आदत ही नहीं रही? क्योंकि जिस तरह से पहले खुमैनी और फिर खामेनी, इनके शासनकाल में ईरान में मानवता का कत्ल होता है, जैसे इनके शासनकाल में वहां स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, किसी का कोई अधिकार नहीं हो, वो देश नहीं रह गया है, वो एक इस्लामिक
महत्वाकांक्षा पर चलता है, तो क्या इस्लाम सिर्फ ईरान में नहीं, अब जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सब के लिए खतरा बनने वाला है? होना तो यह चाहिए कि अब ईरान को यह गुंजाइश बनानी चाहिए थी कि दुनिया के मुल्कों के साथ वो बात करता, दुनिया के देशों को अपने साथ खड़ा करता, और वो दिखा चुका है कि ये खतरे दुनिया के लिए हैं, और वो ये कहता कि हम इन देशों के साथ मिलकर वे फॉरवर्ड निकालेंगे, आगे का रास्ता निकालेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ईरान का हट उसे ले डूब रहा है, डूबेगा वो तो दुनिया को दिख रहा है। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, अब आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि दो आदमियों के बीच में झगड़ा हो तो उसके बच्चे को पटक के नहीं मारना चाहिए, ये बात पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे पड़ोसी के अपना छत जो है वो दूसरों को वहां से बम फेंकने के लिए, फायरिंग करने के लिए दे मेरे ऊपर? क्या ये जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस तरीके से सारे मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी जगह को, अपनी जमीन को, अपने इलाके को अमेरिका के लिए मुहैया कराया है कि वहां से आप फायरिंग करिए हमारे ऊपर, वहां से आप बम मारिए, अगर ईरान पलट के जवाब देता है तो क्या यह अपराध है? क्या किसी को अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए? और आप इजराइल के बारे में एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसने 72,246 मासूमों का कत्ल किया। यह मानता हूं 7 अक्टूबर को जो हुआ कंडेमेबल था, निंदनीय था, लेकिन उन जो 60,000 मासूम बच्चों का, महिलाओं का कत्ल हुआ, जेनोसाइड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्या उस पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आनी चाहिए, अगर मुझे नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपके सामने सिर झुका के चला जाऊंगा यहाँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल में घुसकर हमास के लोगों ने मारा था। क्या इजराइल के लोग यहूदी घुसकर दुनिया के किसी देश में मारने गए? हूती को, हिजबुल्लाह को, हमास को पालने वाला ईरान है, टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। क्या इजराइल ये काम कर रहा है? इसकी भी बात तो होनी चाहिए। छोटा सा मुझे लगता है कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी को यह पता नहीं है कि 1936 में फिलिस्तीन में क्या हुआ था। तब तक तो इजराइल बना भी नहीं था। गांव के गांव उजाड़े गए हैं, जिंदा लोगों को जलाया गया, गांव के गांव मैसेकर किए गए, मास मैसेकर, जेनोसाइड से ज्यादा। यहां से इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की शुरुआत होती है, और आपने फिलिस्तीनियों के घर में घुस के फिलिस्तीनियों को बेदखल किया। फिलिस्तीनियों ने नहीं किया, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी निंदा बर्बर है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद पूरी यहूदियों के घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, गजा को फ्लैट कर दिया गया। चलिए ठीक है, आप दोनों का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बच्चों को मारोगे और जस्टिफाई करोगे, शर्म आनी चाहिए इसमें। ताली बजा दी। वोटिंग के लिए अब आप लोग सामने का QR कोड स्कैन कर सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस शो को देख रहे हैं वो भी QR कोड स्कैन करके और अपना वोट डाल सकते हैं इस विषय पर। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? मोशन ये है, अगर आप मानते हैं कि हाँ, ईरान जिस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी 3 आतंकी संगठनों को फंड करता है या खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसे आप हाँ पर वोट कीजिएगा। अगर आप मानते हैं कि नहीं, अमेरिका ने गलत किया है, ईरान सही खड़ा है, तो आप नहीं पर वोट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी तो इस पर कोई राय नहीं है, मेरे लाइफ पर क्या असर, व्हाट गोज ऑफ माय कंट्री, तो फिर आप कह नहीं सकते पर वोट कर सकते हैं। और इस बीच जजेस से मैं कहूंगी कि आप लोग आपस में चर्चा कर लें कि आपकी नजर में कौन है जो इन 6 में से है। आपको पूरे 60 सेकंड मिलेंगे अपने वोट डालने के लिए। हाँ वाले 51% है, 30 के आसपास है, नहीं वाले, कह नहीं सकते वाले 18% है। कुछ लोगों ने मुझे लगता है बीच का रास्ता ले लिया, इतने भी सफेद वाले नहीं दिख रहे कि वो 17, 19, 20% हो जाए। तो मैं काहे का पढ़ना इस जमेला में। नहीं वाले 28% है, 54% हो गए हैं इस तरफ जो मान रहे हैं ईरान का हट उसे ले डूबेगा। 53%, 54। हालांकि इस बार जब गमछा बदला जा रहा था तो बराबरी का मामला चल रहा था, लेकिन वोटिंग के समय में मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में कुछ है और गमछे का रंग कुछ और है। मैं आप सबको शक की निगाह से देख रही हूँ, खास तौर से इधर वाले। तालियां भी मैंने देखी थी किसको। हाँ, ये 10 सेकंड बचा है, आखिरी का 10 सेकंड, जिसमें 55% कह रहे हैं हाँ, 29% कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते वाले 16%। 3, 2, 1, और इसी के साथ टीम जनरल सेना जीत गई है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद फैज खान साहब, त्रिपाठी जी, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। जनता की अदालत में आप लोग जीत गए। चलिए अब आप बताएं, आप तीनों की आज का बहस बाजीगर कौन है आप लोगों की नजर में, कौन जीता है? सबसे पहले तो मुशायरा तो बहुत अच्छा था। हाँ, गजब। उसके लिए जरा ताली बजा दीजिए मुशायरे के लिए।
दूसरा आप लोग खुद सोचिए कि जो वोटिंग आई है उससे पता लग रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। लेकिन हम लोग ये नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी स्पीकर बहुत अच्छे स्पीकर हैं, कि एक व्यक्ति अच्छा बोला। हमारे सबका तीनों का मानना है कि बहुत अच्छा डिबेट हुआ और सब बड़ा अच्छा बोले। जो जनरल साहब ने कहा, मैं सहमत हूं उससे कि सभी ने काफ़ी अच्छा बोला। मैं खास तौर पर 3-4 नाम लेना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, अक्षय अभय दुबे जी, और शेरो शायरी का तो जवाब ही नहीं। बहुत बढ़िया रहा एकदम ये। और जनरल सिन्हा साहब का तो जोश काफ़ी अच्छा रहा ये। तो अच्छा बोला सबने, लेकिन 3-4 नाम मैंने लिए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मुद्दा था, कि मुद्दा ये था कि जो ईरान का हट, क्या ईरान का हट ईरान को ले डूबेगा? इसमें दो एलिमेंट्स हैं कि क्या ईरान का हट कारण बनेगा ईरान को डुबाने का, या ईरान के हट की वजह से ईरान डूबेगा। तो सभी जितने भी डिबेटर्स हैं उन्होंने इसको पार्टली एड्रेस किया, लेकिन क्लियर कट किसी का कोई व्यू इसमें सामने नहीं आया। जी मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, लेकिन गीता हमारे लिए तो इनकन्क्लूसिव रहा है ये डिबेट इन टर्म्स ऑफ बहसबाजीगर, लेकिन क्योंकि सब ऑफ स्क्रिप्ट गए तो हम भी थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट जाएंगे और सवाल पर ही सवाल करते हैं। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा या ट्रंप का हट सबको ले डूबेगा? ये जिद ईरान की नहीं थी, ये जिद ट्रंप की है। ईरान का ये जिद नहीं है। मैं इसे जिद इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये डिग्निटी है। अगर आप किसी के देश में घुस के उनके लीडरशिप को निकाल रहे हो, आई माइट नॉट अग्री विद द रिजीम, लेकिन अगर आप उसके लीडरशिप को निकाल रहे हो तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है, तो ये जिद नहीं है। आई कंसिडर दिस डिग्निटी, अ फाइट ऑफ डिग्निटी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही इसलिए वोट किया क्योंकि आतंक के मुद्दे पर वो कमजोर दिखता है कि भाई आप आतंकी संगठन तीनों छोड़ते नहीं है अपने। आपने हिजबुल्लाह हुती को अभी भी पाला हुआ है, हिजबुल्लाह की वाहवाही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लगातार खाड़ी के देशों पर हॉर्मुज को हथियार बना रहे। कौन आपका साथ देगा? यूके के साथ सारे देश बैठ के निंदा कर रहे हैं। गीता जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उसको कहने में इसलिए हिचक रहा था क्योंकि आप एमईए में काम कर चुके हैं। नहीं, कि मैंने सोचा कि ज्यूरी को अपना मत देने का अधिकार नहीं है। हाँ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक, अब अनाउंस कर दीजिए। ये क्या हो? नहीं, अब आप लोग हाथ पकड़िए एक दूसरे का, 6 विनर बन जाइए, 6 विनर बन जाइए। ताली बजा दीजिए सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आज बहसबाजीगर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहसबाजीगर नहीं बनाया, हाँ, जजेस अलग ही निकल लिए।